हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 28 नवंबर या 28 नवंबर के बाद में होने वाला है, वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट जरूर देख लें, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 8 है, 8 के बाद में दिया गया है 16, 16 के बाद में दिया गया है 28, 28 के बाद में दिया गया है 44, 44 के बाद में दिया गया है 64 और 64 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले क्या किया गया है, ध्यान से देखिए, सीरीज में दिया गया है 8, 8 से कितना बन रहा है 16, 8 से 16 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें, +8 कर दें तो 8 और 8 मिलकर बन जाएगा 16। फिर देखिए 16 से कितना बन रहा है 28, 16 से 28 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 16 में क्या कर दें, +12 कर दें तो 16 और 12 मिलकर बन जाएगा 28। फिर देखिए 28 से कितना बन रहा है 44, तो 28 से 44 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 28 में क्या कर दें, +16 कर दें तो 28 और 16 मिलकर बन जाएगा 44। फिर देखिए 44 से कितना बन रहा है 64, तो 44 से 64 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 44 के अंदर क्या कर दें, +20 कर दें तो 44 और 20 मिलकर बन जाएगा 64। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 64 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं, इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ +8, उसके बाद में क्या हुआ +12, उसके बाद में क्या हुआ +16, उसके बाद में क्या हुआ +20। यानी कि यहाँ पर सभी में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा, प्लस होगा। कितना प्लस होगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए 8 है, 8 के बाद में कितना है 12, 8 से 12 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 8 में क्या कर दें, +4 कर दें तो 8 और 4 मिलकर बन जाएगा 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है 16, 12 से 16 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 12 में क्या कर दें, +4 कर दें तो 12 और 4 मिलकर बन जाएगा 16। फिर देखिए 16 से कितना बन रहा है 20, तो 16 से 20 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 16 में क्या कर दें, +4 कर दें तो 16 और 4 मिलकर बन जाएगा 20। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 20 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिए सभी में +4 हुआ है, तो 20 से अगली संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। तो मेरे भाई 20 के अंदर +4 करेंगे तो 20 और 4 मिलकर बन जाएगा 24। यानी कि 20 के बाद में संख्या प्लस होगी 24। अब हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 64 के अंदर क्या कर दें, +24 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 64 के अंदर हम क्या कर देंगे, +24 कर देंगे तो 24 और 64 मिलकर बन जाएगा 88। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 88। अब हमें देखना है कि 88 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 88 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप बचे हुए समय के अंदर अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं और पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर करीब 25,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप बचे हुए समय के अंदर इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 12 का संबंध 150 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 12 से यहाँ पर 150 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 15 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 12 से यहाँ पर 150 कैसे बना है। तो 12 से यहाँ पर 150 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 12 को इसी 12 के साथ में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 12 का गुणा 12 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 144। 144 से 150 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 144 के अंदर क्या कर दें प्लस 6 कर दें तो 144 और 6 मिलकर बन जाएगा 150। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 150। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक अब लगाएंगे हम इस 15 के अंदर और इस 15 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 15 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए इस 15 को इसी 15 के साथ में गुणा कर देंगे। तो 15 का गुणा 15 के साथ में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 225। और मेरे भाई जिस प्रकार से यहां पर 144 के अंदर प्लस 6 किया गया है उसी प्रकार से 225 के अंदर भी हम क्या कर देंगे प्लस 6 कर देंगे। तो 225 और 6 मिलकर बन जाएगा 231। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 231। अब हमें देखना है कि संख्या 231 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 231 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में VELO को 27 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में COME को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या
करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि VELO को यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से VELO से यहाँ पर 27 लिखा गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि COME को कैसे लिखा जाएगा। और मेरे भाई मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए और आपको अल्फाबेट लेटर से नंबर ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना है कि VELO से यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है V आता है 22 नंबर पर है। V के बाद में है E आता है 5 नंबर पर है। ई के बाद में है L आता है 12 नंबर पर है। L के बाद में है O आता है 15 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 22 और 5 मिलकर बन जाएगा 27, 27 और 12 मिलकर बन जाएगा 39, 39 और 15 मिलकर बन जाएगा 54। अब 54 से 27 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 54 को क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 27। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 27 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे यहाँ पर, यानी कि COME के अंदर, और COME को कैसे लिखा जाएगा ये हमें ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर दिए गए सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो ध्यान से देखिए पहला लेटर C आता है 3 नंबर पर है, ठीक है। C के बाद में है O आता है 15 नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, O के बाद में है M आता है 13 नंबर पर है। M के बाद में है E आता है 5 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो ध्यान से देखिए 3 और 15 मिलकर बन जाएगा 18, 18 और 13 मिलकर बन जाएगा 31, 31 और 5 मिलकर बन जाएगा 36। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे मेरे भाई, इस 36 को हम 2 से कर देंगे भाग, तो यहाँ पर आ जाएगा 18, यानी कि COME को लिखा जाएगा 18। अब हमें देखना है कि 18 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 18 में दिया गया है, ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के प्रत्येक शिफ्ट के अंदर इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 8 है, 8 के बाद में दिया गया है 17, 17 के बाद में दिया गया है 35, 35 के बाद में दिया गया है 71, 71 के बाद में दिया गया है 143 और 143 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 8 से कितना बन रहा है 17, 8 से 17 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 8 का क्या कर दे 2 गुना तो बन जाएगा 8 दूना के 16 और 16 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो बन जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है 35, तो 17 से 35 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 17 का क्या कर दे 2 गुना तो बन जाएगा 17 दूना के 34 और 34 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो बन जाएगा 35। फिर देखिए 35 से कितना बन रहा है 71,
तो 35 से 71 कैसे बनेगा? तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 35 का क्या कर दे दो गुना, तो 35 दुआ हो जाएगा 70 है, और 70 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो बन जाएगा 71 है। फिर देखिए 71 से कितना बन रहा है? 143 है। तो 71 से 143 कैसे बनेगा? तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम यहाँ पर भी क्या कर दें 71 का दो गुना कर दें तो बन जाएगा 71 दूना के 142 है, और 142 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो बन जाएगा 143 है। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 143 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो मेरे भाई 143 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सभी में पहले दो गुना फिर प्लस 1 फिर दो गुना फिर प्लस 1। तो 143 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 143 का करेंगे दो गुना और उसके अंदर हम क्या कर देंगे? प्लस 1 कर देंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए 143 का हम क्या करेंगे? दो गुना। तो 143 का दो गुना कितना हो जाएगा? 143 का दो गुना हो जाएगा 286, और 286 के अंदर हम प्लस 1 कर देंगे तो 286 और 1 मिलकर बन जाएगा 287, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 287। अब हमें देखना है कि संख्या 287 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर, संख्या 287 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 6 के सामने यहाँ पर 26 कैसे आया है। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 9 के सामने 71 कैसे आया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 7 के सामने इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पता करेंगे कि 6 के सामने यहाँ पर 26 कैसे आया है। तो मेरे भाई 6 के सामने 26 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 6 का किया गया है स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36, और इस 36 में से यदि हम क्या कर दें -10 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 26। और ध्यान से देखिए 26 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 9 के सामने यहाँ पर 71 इसी प्रकार से बना है क्या। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 में से यदि हम 10 कम कर देंगे या 10 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 71। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 71 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर है, इस 7 के अंदर है, और इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 7 का करेंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 7 का स्क्वायर होता है 49, और सभी में से -10 किया गया है। तो 49 में से भी हम क्या कर देंगे, -10 कर देंगे। तो 49 में से -10 करेंगे तो कितना बचेगा, 39। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 39। अब हमें देखना है कि 39 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर 39 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए त्रिपुरा राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है तेलंगाना राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है NaHCO3, ऑप्शन बी है Na2CO3, ऑप्शन सी है CaCl2 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसने द हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखी है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि द हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि द हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखी है खुशवंत सिंह ने। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगवाया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, सर्वप्रथम जजिया कर लगवाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर राज्य में,
ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है उत्तराखंड राज्य में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि डलहौजी नामक पर्वतीय नगर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है K2 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए बिहार राज्य में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य में और ऑप्शन डी है गुजरात राज्य में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। पूछा गया है आप सभी से कि झिझिया नृत्य की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि झिझिया नृत्य की उत्पत्ति हुई थी बिहार राज्य में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए शहनाई से, ऑप्शन बी है ढोलक से, ऑप्शन सी है बांसुरी से और ऑप्शन डी है वायलिन से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वाद्य यंत्र से। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं और आपके एग्जाम के जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, यानी कि जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 27 नवंबर या 27 नवंबर के बाद में होने वाला है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हमने रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। आप सभी इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हिडकल बांध किस नदी पर स्थित है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर
क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है हिडकल बांध किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, हिडकल बांध घाट प्रभा नदी पर स्थित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि हिडकल बांध किस राज्य में स्थित है। तो मेरे भाई याद रखना हिडकल बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।